वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है ये है कोचिंग सेंटर्स के बारे में। तो कोचिंग सेंटर को लेकर काफ़ी बार ये क्वेश्चन होता है तो कि इन कोचिंग सेंटर्स पे जो कि हमारे इंडिया में चलते काफ़ी पॉपुलर हो गए, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी बन गया है। अब इशू तब आता है जब ये कोचिंग सेंटर खासकर टीन एजर्स या हम कह सके कि जो माइनर्स है, ठीक है, उनके पढ़ाई के बारे में होते हैं। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि माइनर्स के अगेंस्ट जाती है। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, कंपटीशन में आपको तैयारियां इज इम्पॉर्टेंट, बट विद दैट कहीं ना कहीं ये अगर हम बात करें तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है टू द टीनेजर, टू द माइनर्स। कुछ दिनों पहले हमने यूपीएससी की भी एक कोचिंग का इंसिडेंट देखा दिल्ली में। वहां से लेकर और खासकर जब हम बात करें कि कोटा जैसी प्लेसेस पे जहाँ पर खासकर हम देखें जेई इंजीनियरिंग एंट्रेंस और साथ ही साथ नीट मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसकी तैयारी होती है। इट इज़ अ हब इन इंडिया। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ ना कुछ लॉ होना ही चाहिए। तो इसी को देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 जो है ये किया है टेबल इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑलरेडी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इन्होंने कुछ महीनों पहले एक गाइडलाइन दी थी। अब गाइडलाइन और लॉ में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप देखो, अगर लॉ की अगर आप बात करो तो लॉ को आप इन्फोर्स कर सकते हो, गाइडलाइन में सर्टेन थिंग्स फॉलो करनी पड़ती है और कुछ चीज़ों से को लेकर अगर हम देखें तो वहाँ पे डेट्रीमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने के पर्पज से राजस्थान असेंबली में ये बिल इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन ये बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंटेंशन को भी क्वेश्चन किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस बिल का पर्पस क्या है, सबसे पहले टू कर्ब कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। आज हम देख रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अबाउट स्टडी, इट अबाउट अ बिजनेस मॉडल, कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, या कैसे इसको एक कमर्शियली वाइबल मॉडल बनाए, एक बिजनेस मॉडल के पीछे पड़े। तो आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अगर हम देखें तो ये एक बिजनेस का प्लेस बन गया है, ठीक है। यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक बिजनेस मॉडल समझ लिया है। तो इसको कर्व करने के लिए सबसे पहला, सेकंड, इंश्योर स्टूडेंट वेलबींग एंड सक्सेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट खासकर जो माइनर्स है, ठीक है, इंजीनियरिंग और या मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो रहते हैं वो 18 ईयर से कम ही है, माइनर्स है। तो इनकी वेलबींग पे भी फोकस करना, और साथ ही साथ थर्ड जो है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इतने धड़ल्ले से स्टार्ट हो रहे हैं उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ वहाँ पे काउंसलिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोटा में कई जगह पर सुसाइड की न्यूज़ हमको आती रहती है। तो जब इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि जो टीनेजर्स है, माइनर्स है, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की वेलबींग के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यहाँ पे ज़रूरी कि एक लॉ आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ एक्ट में अगर हम बात करें, इस बिल में अगर हम बात करें तो काउंसलिंग के भी प्रोविजन होते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक काउंसलिंग सेंटर भी होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटर की गाइडलाइन आई थी कुछ महीनों पहले, उसमें और इस बिल में डिफरेंस है। जो सेंटर की गाइडलाइन आई थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जैन 2024, और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक साल बाद जो है ये राजस्थान का बिल भी आता है। अब यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट ऑफेंस की, अगर आप सेंटर की गाइडलाइन जो है उसको ब्रीच करते हो तो वहां पे 25,000 का फाइन था। अगर इस बिल में बात करें तो इट इज अराउंड 2 लाख रुपीज। वही सेकंड ऑफेंस रिपीटेड ऑफेंडर है, अगर उसी ऑफेंस को वापस रिपीट करा तो सेंटर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इट वाज 1 लाख रुपीज। राजस्थान की बिल में अगर हम देखें तो 5 लाख का प्रोविजन है। थर्ड ऑफेंस में ऑब्वियसली सेंटर की गाइडलाइन भी कहती है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और वही राजस्थान का बिल भी उसी बारे में बात करता है। अब यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है। पहले जो बिल आता है, बिल पहले एक ड्राफ्ट के फॉर्म में आता है, फिर वो डिस्कशन के लिए या पब्लिक कमेंट के लिए ओपन रहता है, और उसके बाद में सारे जो सजेशन है वो इनकॉर्पोरेट करके एक बिल जो है वो फिर टेबल किया जाता है। तो बिल के भी अगर हम एक प्रीरियर प्रोसेस देखें तो दैट वाज अ ड्राफ्ट बिल, उसका एक प्री स्टेज देखा तो दैट इज अ ड्राफ्ट बिल, फिर उसमें सजेशंस आए, वो बिल जब टेबल हो गया तो हम उसको फिर बिल कह सकते हैं, और फिर उसके बाद में पास हो गया तो हम उसको एक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट बिल और जो बिल टेबल हुआ उसमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इज रिगार्डिंग द एज लिमिट। अब जो अर्लियर बिल था उसमें बताया हुआ था कि ओनली स्टूडेंट 16 प्लस हु हैव क्लियर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन कुड इनरोल।
तो 16 ईयर से ज़्यादा की जो एज है केवल वही इन इंस्टीट्यूट्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो इन इंस्टीट्यूट्स उन बच्चों को अपने यहाँ पर उनका इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 16 टू, अगर हम देखें 16 टू 18 की एज होती है जिसमें बच्चा 11th-12th में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल बिल जो टेबल करा उसमें एज रिस्ट्रिक्शन ही निकाल दिए। कोटा में कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिले जहाँ पे 11-12 साल के बच्चे जो उनको कोचिंग्स में डाल दिया गया है। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग दैट इज रिगार्डिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रोविजन इज आल्सो रिमूव्ड। ड्राफ्ट बिल में अगर हम बात करें तो मैंडेटरी फेस रिकॉग्निशन फॉर अटेंडेंस ट्रैकिंग था, और अगर बच्चा कंटिन्यूसली एब्सेंट हो रहा है तो इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करे। अब नाउ इन फाइनल बिल अटेंडेंस ट्रैकिंग का रिक्वायरमेंट जो है वही निकाल दिया है। उसके बाद में हॉलीडे नॉर्म्स की बात करें, आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक्स मिलने चाहिए। ठीक है, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी माइंड है जो है वही अच्छे से स्टडी कर सकता है, और वही वही अगर हम देखें तो हमारी कंट्री का फ्यूचर भी है। तो अगर बात करें हॉलीडे नॉर्म्स जो है, पहले ड्राफ्ट बिल में नेशनल हॉलीडेज एज वेल एज द लोकल हॉलीडेज वाज इंक्लूडेड, बट फाइनल बिल में केवल फेस्टिव लीव्स की ही बात की हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दो प्रोविजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दैट इज रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में भी अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी में ही एक्चुअली हम दो चीजों की बात कर सकते हैं। एक कि इंक्लूसिवनेस दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा। तो इससे रिलेटेड भी प्रोविजन था ड्राफ्ट बिल में कि कोचिंग सेंटर जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड अदर ग्राउंड्स। फाइनल बिल में ऐसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं है। उसके अलावा सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एसेसिबिलिटी फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स रिमूव, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखना था और इंक्लूसिव मेथड्स अपने पास में रखनी थी। फाइनल बिल में इसको लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ये कुछ मिसिंग प्रोविजंस है जिसको लेकर कंसर्न है पेरेंट्स एसोसिएशन में भी, कंसर्न है पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी। अगर हम देखें तो यहाँ पर संयुक्त अभिभावक संघ जो है, इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि ये बिल कहीं ना कहीं, जो फाइनल बिल है, ये कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स को ही फेवर करता है। उसके बाद में आर्बिट्री फीस जो है, इसको भी लेकर रेगुलेशन की कोई बात इस बिल में करी हुई नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने डिमांड कराया है कि अगर स्टूडेंट जो है वो सुसाइड का उसका केस होता है तो वहां पर स्ट्रिक्टर प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए अगेंस्ट द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर हम पॉलिटिकल अपोजिशन की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली जो है कांग्रेस के, ही क्रिटिसाइजेस द रिमूवल ऑफ 16 ईयर मिनिमम एज, स्पेसिफिकली मेंशन दैट। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि एक्यूज द गवर्नमेंट, सो ही एक्यूज द गवर्नमेंट कि कोचिंग सेंटर जो है इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर करा है, उसके कारण हमें ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिशन पार्टी रेडी है कि वो इस बिल को लेकर अपोज करेंगे, और यहाँ पर जो सजेशंस है वो भी और सजेशन जो है वो भी देंगे, और अगर सजेशन नहीं एक्सेप्ट करे तो उनका अपोजिशन इसको लेकर कंटिन्यूस रहेगा। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स अगर हम बात करें, द बिल विल बी टेबल्ड इन ऑनगोइंग बजट सेशन चल रहा है उसी में टेबल होने वाला है। अपोजिशन और स्टेक होल्डर्स के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट मान जाती है इन अमेंडमेंट को लेकर तो ऑब्वियसली देयर इज अ हाई चांस कि ये बजट सेशन से आगे जा सकता है, बिकॉज फिर आपको वापस से बिल में चेंजेस करके फिर उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नाउ सेकंड केस दैट इज रिगार्डिंग जस्टिस यशवंत वर्मा। अब जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम जो है वो हम पिछले 2 हफ्तों से सुन रहे हैं, फॉर नॉट फॉर सो गुड रीजन। अगर हम इन शॉर्ट थोड़ा सा अगर समझ ले तो दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे ये। अब यहाँ पे जज थे इसीलिए बिकॉज ही वाज ट्रांसफर टू इलाहाबाद देन अगेन टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि जब वो घर पे नहीं होते हैं तो उनके घर पे आग लगती है, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है, फायर ब्रिगेड जब आग बुझाती है तो वहां पर उनको नोट्स के बंडल मिलते हैं। फायर ब्रिगेड इस चीज को इन्फॉर्म करती है टू द अथॉरिटीज। अब इसको लेकर अगर हम देखें तो जुडिशरी ने अपनी इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस स्टार्ट करी है। अब जुडिशरी की इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस क्या है, कैसे चलती है, उसके लिए क्या कोई केस लॉज है, कोई प्रोसीजर है, कोई लॉ है, कोई प्रोविजन है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि एक चीज हमको समझना जरूरी है कि जजेस का जो इम्पीचमेंट है, वी ऑल नो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ा होगा कि जजेस का जो इम्पीचमेंट है दैट इज डन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर करती है। तो क्या
उनके कंडक्ट पे जुडिशरी का कुछ भी से नहीं है। द आंसर इज कि जुडिशरी का से होता है, वो इंक्वायरी कर सकते हैं और व्हाट पावर दे हैव दैट वी विल अंडरस्टैंड अंडर दिस टॉपिक। सो फर्स्ट, रिमूवल ऑफ जजेस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज आर्टिकल 124 क्लॉज 4, इट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। और वैसा ही हमें सेम करस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 218 में इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस देखने को मिलता है। अब जजेस को इम्पीच करना है, रिमूव करना है, सो व्हाट इज द ग्राउंड फॉर दैट? फर्स्ट, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड सेकंड इज इनकैपेसिटी। ठीक है, अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, केवल ये दो ही ग्राउंड है। इम्पीचमेंट की अगर हम प्रोसेस देखें तो कैसे इम्पीचमेंट होता है? सो पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। इसके लिए रिक्वायरमेंट नंबर्स की बात करें तो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एटलीस्ट 50% मेंबर जो है, मेंबरशिप जो है हाउस की, वो वोट कर रही हो। ठीक है, टू क्राइटेरिया, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके साथ में मस्ट ऑल्सो बी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, तो अपने आप में देखें तो क्राइटेरिया बेंचमार्क काफी हाई रखा हुआ है नंबर्स के हिसाब से। उसके बाद में दोनों हाउसेस से पास होने के बाद में इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद में दैट जज विल बी रिमूव्ड। ठीक है, और जज को रिमूव करने का ऑर्डर जो है दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ओनली। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है यहाँ पर, दैट इज कि अगर पार्लियामेंट में बेसिकली लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, या उसका टर्म एंड हो जाता है इन बिटवीन, ठीक है, तो इम्पीचमेंट मोशन जो है दैट फेल्स। नाउ इन हाउस प्रोसीजर फॉर जुडिशियल मिसकंडक्ट क्या है? नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट में वी हैव डिस्कस अबाउट प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। हियर द टर्म दैट इज यूज्ड इज जुडिशियल मिसकंडक्ट। अब ये जुडिशियल मिसकंडक्ट क्या है? वेदर इट इज सेम्ड एज द मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और जुडिशियल मिसकंडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो अगर हम देखें तो इसका इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है 1995, आज से 30 सालों पहले। तो आज से 30 इयर्स अगो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे एम भट्टाचार्य, जस्टिस एम भट्टाचार्य। उनके अगेंस्ट यहाँ पर जो बार एसोसिएशन था, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये यहाँ पे करप्शन और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। और यहाँ पर एक केस फाइल होता है, केस फाइल होता है, एक रिट पिटिशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में। द नेम ऑफ द रिट पिटिशन वाज, द नेम ऑफ द केस इज सी रविचंद्र नैयर वर्सेस जस्टिस ए भट्टाचार्य। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करा। दिस इज कि बैड कंडक्ट और इम्पिचेबल मिसबिहेवियर, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, और इस डिफरेंस को एड्रेस करने की जरूरत है। मतलब अगर इम्पिचेबल मिसबिहेवियर, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर इससे नीचे का कोई एक्ट है बट दैट इज ऑल्सो सीरियस, तो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। बिकॉज आर्टिकल 124 इट टॉक्स अबाउट प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, बट लीव नो प्रोसेस फॉर लेसर मिसकंडक्ट। ठीक है, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर से भी तो लेसर कुछ मिसकंडक्ट हो सकता है, और इसके लिए तो कोई भी प्रोविजन आर्टिकल 124 में नहीं है। तो अब जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है वहां पे वी कैन सी जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशरी स्टेप्स इनटू दैट। 1997 में एक इन हाउस कमेटी फॉर्म होती है, उसमें 5 जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस में 3 जजेस होते हैं, जस्टिस एस.सी. अग्रवाल, जस्टिस ए.एस. आनंद, जस्टिस एस.पी. भरूचा। हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस होते हैं इस कमेटी में, जस्टिस पी.एस. मिश्रा एंड जस्टिस डी.पी. मोहपात्रा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पर्पस ऑफ द प्रोसीजर क्या था? टू एड्रेस द जुडिशियल मिसकंडक्ट व्हिच इज लेसर देन प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, एंड सेकंड इज टू रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ऐसे जुडिशियल ऑफिसर और एज जज आपके कुछ यहाँ पर एक कंडक्ट होना चाहिए, उस कंडक्ट से अगर थोड़ा भी इधर उधर जाता है तो वी कैन से इट इज जुडिशियल मिसकंडक्ट। ठीक है, मीन्स जैसे वी कैन से कि जस्ट इमेजिन अगर कोई जज है, ठीक है, वो क्लब में जा रहा है, वेदर डू यू थिंक कि ऐसा कंडक्ट होना चाहिए एक जज का? ठीक है, या फॉर एग्जांपल जज हर किसी सोशल फंक्शन में जाकर फोटो खिंचा रहा है, पता चला जिसका केस उसके कोर्ट में चल रहा है उसके साथ में भी फोटो खिंचा है। ठीक है, सो इट कैन क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, इसलिए जजेस का कंडक्ट जो है वो काफी रिस्ट्रिक्टिव रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी में कई बार ये देखने को मिलता है कि उस तरीके की सोशल लाइफ नहीं होती है। ठीक है, आपको काफी हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपके कंडक्ट का, आपका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी के सामने। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स। नाउ यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ प्रोसीजर जो है, सो दे हैव टॉक्ड अबाउट द व्हाट शुड बी
जुडिशियल मिसकंडक्ट, ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और ये जो रिपोर्ट है दैट वाज सबमिटेड इन अक्टूबर 1997 और अडॉप्ट कर लिया इसको फुल कोर्ट मीटिंग ने, सुप्रीम कोर्ट की एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी इन दिसंबर 1999। अब अगर हम देखें तो इसमें हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं इन 2014 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें होता ये कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एक फीमेल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहती है, शी पुट अ एलिगेशन ऑन अ जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसी को लेकर ये केस होता है क्योंकि यहाँ पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा या जुडिशियल मिसकंडक्ट होगा, इसको लेकर अगेन सवाल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस जेएस कहर जो थे उस टाइम के चीफ जस्टिस उस टाइम के चीफ जस्टिस जेएस कहर एंड जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक 7 स्टेप प्रोसेस आउटलाइन करी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो वहाँ पे क्या 7 स्टेप प्रोसेस रहेंगे? द फर्स्ट इज कंप्लेंट इनिशिएशन। अब कंप्लेंट इनिशिएशन है, दिस विल बी डन बाय ईदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ईदर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो, और बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो कंप्लेंट है इट विल गो टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम 1 2 3। अब यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस कंप्लेंट की स्क्रूटनी करेंगे, अगर इसमें कोई भी सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं है, इफ इट इज फाउंड इनसब्सटेंशिएबल, ठीक है, तो इसे उसी स्टेज पर, ठीक है, उसी स्टेज पर डिसमिस कर सकते हैं। इफ नीडेड तो सीजीआई सीक्स अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम द सीजे ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो अगर सीजे ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट ने कंप्लेंट फाइल करी या प्रेसिडेंट के से आई है अगेंस्ट हाई कोर्ट जज, तो पहली बात तो अगर इनसब्सटेंशियल हुआ तो डिसमिस हो जाएगा, लेकिन अगर चीफ जस्टिस को थोड़ा सा भी इसमें डाउट लगता है, सो व्हाट हैपन, ही कैन आस्क फॉर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। देन थर्ड स्टेप इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इवेल्युएट इफ द कंप्लेंट रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इफ डीपर प्रोब नीडेड देन चीफ जस्टिस सबमिट्स रिकमेंडेशन ऑफ चीफ टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनको लगा कि हाँ कुछ सब्सटेंस हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉरवर्डेड इट टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट विल इवेल्युएट इट। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इसमें डीपर प्रोब इज नीडेड, सो ही विल रिकमेंडेड दिस थिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ डीपर प्रोब इज रिक्वायर्ड। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाट ही विल डू he will constitute a 3-member inquiry committee। अब इस 3-member inquiry committee में there should be 2 high court chief justices with that 1 high court judge। अब ये कमिटी जो है ये पूरे केस को सुनेंगे और एंड दे विल फॉलो द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नाउ आफ्टर दैट ये दिस कमिटी विल गिव द रिपोर्ट। ठीक है, और कमिटी ने अब कमिटी का जो रिपोर्ट है, ठीक है, कमिटी सबमिट्स द फाइंडिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दे विल से वेदर देयर इज सब्सटेंशियल एलिगेशंस फर्स्ट, इफ सब्सटेंड वेदर दे आर सीरियस इनफ फॉर रिमूवल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगी। रिपोर्ट में ये देखेंगे कि एलिगेशन सब्सटेंशियल है, अगर सब्सटेंशियल है तो क्या इतने सीरियस है कि इससे रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब जो 6th स्टेप है दैट इज चीफ जस्टिस एक्शन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। सो इफ मिसकंडक्ट इज नॉट सीरियस, सीजीआई जो है इसमें एडवाइस करेंगे टू द जज कि आपका कंडक्ट ऐसा ऐसा है, आपको ये करना चाहिए, मींस वी कैन से जस्ट लाइक अ वार्निंग। ठीक है, उनको बताएंगे कि आपका कंडक्ट गलत है, आपको ऐसे करना चाहिए, जस्ट लाइक अ वार्निंग। एंड इफ मिसकंडक्ट इज सीरियस, सीजीआई जो है एडवाइज द जज टू रिजाइन और रिटायर वॉलंटरी। अगर जज ने ये बात चीफ जस्टिस की नहीं मानी, देन उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट एंड पीएम टू इनिशिएट रिमूवल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट जज। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट थिंग है, तो रिमूवल ऑफ जज में कहीं ना कहीं अगर आप रिमूवल ऑफ जज पढ़ रहे हो, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होती है पढ़ रहे हो, तो दैट कैन बी विथ रिगार्ड विथ लेजिस्लेचर। लेकिन अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का केस होने के बाद में अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर देयर इज अ इंक्वायरी मैकेनिज्म फॉर जुडिशरी ऑल्सो। द नेम ऑफ द केस इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और इनका एक 7 स्टेप प्रोसेस है एंड दिस 7 स्टेप प्रोसेस इज लेड डाउन बाय द रिटायर्ड जज, ठीक है, रिटायर्ड जस्टिसेस जस्टिस जेएस केहर एंड अरुण मिश्रा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीक्रेट।